अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 49 फॉर इंटर पार्ट 1 विद यूनिट नंबर 3 दैट इज़ गैसेस। अभी तक के जो हमने लेक्चर लिए हैं इस यूनिट में, उसमें हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात की थी अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ पोस्टुलेट्स को पहले स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने उनकी कुछ इक्वेशंस आइडियल गैस के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इक्वेशन जो है वो डिड्यूस की थी। उसके बाद उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ जो गैसेस के ऊपर डिफरेंट लॉज पेश किए गए हैं इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, उनको जो है वेरीफाई करने किया गया था। कौन कौन से लॉज हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके अलावा एवोगैड्रोस लॉ और उसके अलावा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द अबाउट द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर का कैसे रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी पे, किस तरह से हम जो है उसके अब हम उसके बारे में जो है डिड्यूस करेंगे डिफरेंट इक्वेशंस को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को अगर आप अपने माइंड में रखें तो वो जो हमने उसमें पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैपोजिटली मूव करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं और वो दे आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। वो लगातार मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर कोलाइडिंग विद देमसेल्फ, दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और ये रेगुलरली जो है वो मूव कर रहे होंगे, रेगुलरली वो मूवमेंट में होंगे। उसके अलावा इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, हमने ये भी स्टडी किया था कि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, और जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो वो अपनी वेलोसिटीज़ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट कर सकता है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा पास ऑन कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से जैसे टकरा रहे हैं, ये वॉल्स ऑफ द वेसल, वॉल ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, उससे टकराएंगे और हर कोलिजन के बाद अपने जो ये डायरेक्शन है चेंज करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि जब जैसे अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं विद द टू द वॉल पे, दीवार पे आप बॉल को थ्रो करें तो वो उससे कोलाइड करने के बाद वापस पीछे की तरफ आ जाता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सिमिलर केस है विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कि वो भी लगातार कोलाइड कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट में है, लगातार मोशन में है। तो जब वो जाहिर सी बात है किसी वॉल ऑफ द वेसल के साथ कोलाइड करेंगे या फिर वो दूसरे किसी पार्टिकल के साथ, दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे, तो हर कोलिजन के बाद वो अपनी डायरेक्शन को जो है लगातार चेंज करते जा रहे हैं। ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये इलास्टिक है और जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो इन कोलिजन्स की वजह से है। ये भी मैं आपको पहले पॉइंट बता चुकी हूँ कि अगर आपने एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर आपने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को इसमें आपने फिल कर लिया है, अगर आपने इसमें कम गैस को फिल किया है जिसमें चंद ही मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि होंगे हंड्रेड्स थाउजेंड्स में लेकिन कम है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो वो प्रेशर कम एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर किस तरह से कम एक्सर्ट करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, तो जब वो मूव कर रहे हैं, वो कभी वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा रहे हैं, कभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो एक टाइम में जितने मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, वो उसका प्रेशर कहलाती है। और अगर इसी तरह आपने गैस ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, इसमें आपने मज़ीद गैस को फिल अप किया है और कंटेनर क्लोज्ड है, तो उससे क्या है, जैसे ही मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ वैसे ही उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बिकॉज जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज़्यादा आके उस वॉल के साथ टकराएंगे, वॉल ऑफ द वेसल के साथ, और उनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी गैस जो आप ले लें किसी भी कंटेनर के अंदर, तो वो उसका प्रेशर कितना होगा उस गैस का, वो डिपेंड करता है कि उस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कंटेनर के अंदर तो इसका मतलब प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कंटेनर के अंदर तो इसका मतलब कि उसका प्रेशर भी कंटेनर के अंदर गैस का कम होगा। अब हम लोगों ने जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस जो थी, जो डिड्यूस की थी, हम एक दफ़ा फिर से उसको लिख लेते हैं, फिर से उसको रिमाइंड कर लेते हैं। PV इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ mNc² बार। यहाँ पे P मतलब के प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, M यानी कि मास ऑफ मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और C² बार इज़ इक्वल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है,
जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो वन मॉलिक्यूल के साथ जो एसोसिएटेड होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके ट्रांसलेशन मोशन की होती है, यानी कि वो किस तरह से मूव कर रहा होगा। और हम उसकी, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की क्या इक्वेशन होगी। तो वो होगी ई के इज इक्वल टू हाफ ऑफ mc²। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हो गए हमारे पास टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस। अब हमें ये पता है कि जो ई के है, ये जो हम लोगों ने लिखा है काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की। क्या है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग अपनी इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करें, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम एक साइड पे रखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके साइड पे लिख लेती हूँ। ई के इज इक्वल टू हाफ ऑफ mc²। अब मैं क्या करती हूँ, अपनी इस इक्वेशन के अंदर 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ और 2 को डिवाइड भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर 2 को ऐड करना चाह रही हूँ, 2 को लेके आना चाह रही हूँ। तो उसकी सिचुएशन क्या है कि मैं 2 को जब मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी 2 को रखूँगी और डिनोमिनेटर में भी 2 को रखूँगी। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा री राइट करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने 2 को न्यूमरेटर में भी ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, और बाकी के मैंने ऐसे ही उसकी इक्वेशन कंप्लीट कर दी। अब मैं 1/2 और m और c² को सेपरेट कर लेती हूँ। मैं इसको दोबारा इक्वेशन को लिखूँगी 2/3, pv इज इक्वल टू 2/3, n मैं इधर साइड पे ले आती हूँ। पीछे हमारे पास क्या रह गया इक्वेशन में? हाफ 1/2 ये वाला, ये मॉलिक्यूलर मास, और ये c²। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 1/2 mc² है ये काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि pv इज इक्वल टू 2/3n ई के, यानी कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये एक हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताती है अबाउट द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी चेंजेस और लेके आएंगे। ये जो इक्वेशन है ये हमें टेम्परेचर से रिलेटेड बात बताती है, टेम्परेचर से रिलेटेड इनसाइट देती है। उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी चेंजेस और लेके आएंगे। चेंजेस किस तरह से लेके आएंगे कि आप ये कंसिडर कर लें कि ये जो आपने गैस ली है ये 1 मोल के बराबर है। ये जो आपने गैस ली है ये 1 मोल के इक्वल है। तो 1 मोल का मतलब है कि जब आप गैस को 1 मोल के हिसाब से लिखेंगे तो उसके अंदर एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? विद द Na। तो हम इक्वेशन को री राइट कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 NaEK, जहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मोल और EK का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और जैसा कि आप जनरल गैस इक्वेशन को जानते हैं, जनरल गैस इक्वेशन में हमने देखा था कि PV इज इक्वल टू nRT, और n अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ही है तो हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू RT। सो वी कैन हेयर रिप्लेस RT PV विद RT। हम PV की जगह पे आप क्या लिखेंगे? RT को लिखेंगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब दोबारा से अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेन बात करते हैं अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को एक साइड पे रखते हैं और बाकी के तमाम वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई के इज इक्वल टू आर टी, तो पहले ही वहाँ पे लिखा हुआ है, एन ए एवोगाड्रोस नंबर यहाँ पे ई के के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारी नई इक्वेशन बन गई है। ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर की एक न्यू डेफिनेशन निकाल सकते हैं।
उसको देखने से पहले हम फिर से शुरू से देखते हैं कि किस तरह से हमने अपनी ये इक्वेशन को डिड्यूस किया था, किस तरह से इस इक्वेशन को हमने निकाला है। हम क्या करते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन लेते हैं, जो उसके काइनेटिक इक्वेशन भी जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। ठीक है, जिसमें P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, M का मतलब है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरी इक्वेशन जो आपने यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या थी, दैट इज़ इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल की 1/2 ऑफ mc² बार। अब हम अपनी इस इक्वेशन को, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर अगर हमने इंसर्ट करना है, उसके अंदर डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2/3 और n को हम सेपरेट ब्रैकेट के बाहर अलहदा कर लेते हैं। बाकी की हमारे पास क्या चीज़ें हैं, 1/2 m और c² बार। क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है हमने कहा था हमारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो हम E के यानी कि काइनेटिक एनर्जी को भी इनकी जगह पर लिख सकते हैं। और हमने अपनी इक्वेशन इस फॉर्म में ले आए हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय द काइनेटिक एनर्जी। ये करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को अगर इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अगर अपनी गैस को 1 मोल लेते हैं, ओनली 1 मोल ऑफ अ गैस, तो हमने कहा था कि जब गैस का 1 मोल हो, ये हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था, तो उस वक्त उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और उनको हम लोग Na का नाम देते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि अगर गैस 1 मोल के बराबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जब हम लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर इंक्लूड किया है, तो हमें दूसरी बात क्या पता थी कि अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन हमने कहा था कि PV इज इक्वल टू nRT। n 1 मोल था, इसलिए n ख़त्म हो गया, 1 मतलब मल्टीप्लाई किया RT के साथ, RT आ गया, तो PV इज इक्वल टू RT। तो अब हम PV को अपनी इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे RT के साथ। RT यहाँ पे आपने लिख लिया। फिर आपने मेन यहाँ पे टू थिंग्स को डिस्कस करना है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज़ अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज किया, आपने एवोगैड्रोस नंबर को दूसरी साइड पे लेके आए, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गए। 3 यहाँ पे डिवाइड था, डिनोमिनेटर में था, दूसरी साइड पे जाके न्यूमरेटर में आ गया, और 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, हम इसकी मदद से डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसने हमें न्यू डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर दी है। अब वो क्या है डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, के अकॉर्डिंग टू विच जो केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो केल्विन टेम्परेचर आपने लेना है केल्विन में, तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है इक्वेशन के हिसाब से, दिस इज़ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि ये जो हम लिखते हैं ये मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, तो इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है उसकी इंटेंसिटी में भी चेंज आएगा। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को हाई किया तो उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होगी। जो मॉलिक्यूल जिस इंटेंसिटी के साथ मूव कर रहा था, जिस शिद्दत के साथ मूव कर रहा था, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन की इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब हीट जो है फ्लो करती है, जब आप टेम्परेचर जाहिर सी बात है इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हीट जो है वो इस सिस्टम में, गैस के सिस्टम में एंटर हो रही है। तो जब वो हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स लगातार एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और आपने ये गैस का चैम्बर ले लिया है, इसको आप हीट अप कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पे थे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये ऊपर की तरफ मूव करके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे। तो जब वो उनके साथ कोलाइड करेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो अपनी कुछ एनर्जी जो है दूसरों को पास ऑन करते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने यहाँ से हीट एनर्जी को कलेक्ट किया था और वो जाके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने
हीट एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह पे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब ये हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी कि फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, व्हेन द हीट इज़ फ्लोइंग, जब हीट फ्लो हो रही है, जा रही है, मूव कर रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो हॉटर बॉडी में हैं, दे गिव अप सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी थ्रू कोलिजन टू मॉलिक्यूल इन द कोल्डर बॉडी। अब जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये हॉटर एरिया में है बिकॉज यू आर हीटिंग अप द गैस। अब यहाँ पे गैस को हीट अप करें विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, तो ये हीट इन दो मॉलिक्यूल्स ने, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस वक्त 2 मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने एक्सेप्ट की है, तो इनके अंदर हीट की वजह से ये ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, तो ये मूवमेंट करते हुए जाके दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए हैं। दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने से इन्होंने जो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई थी उस हीट की वजह से, कि जिसकी वजह से वो तेज़ तेज़ मूव करना शुरू हो गए, वाइब्रेशन करना शुरू हो गए, वो उन्होंने अपनी कुछ एनर्जी जिससे टकराए थे उस मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दी है। सिमिलरली ये थी हमारे पास हीटेड बॉडी, हॉटर बॉडी, और ये थी हमारे पास कोल्डर बॉडी। तो हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है और किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा जो कूल्ड था, जो कोल्ड था, कूल टेम्परेचर में था, और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेगा, और इस तरह से वो जो अगला मॉलिक्यूल होगा वो भी उसके अंदर भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी हीटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है फ्लो ऑफ हीट का, ये कंटिन्यू रहता है टिल के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल। ऐसा नहीं है कि जस्ट फ्यू मॉलिक्यूल्स होंगे बस उन्हीं की एनर्जीज़ में चेंजेस आए हैं, उन्हीं की काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज़ हो गई हैं, उन्हीं के मोशन जो है उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है, ऐसा नहीं है और यहीं तक सिस्टम स्टॉप हो गया। बल्कि वो कहते हैं कि ये हीटिंग का सिस्टम चलता रहेगा जब तक कि तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो वो एक जैसी नहीं हो जाती। तब तक ये जो है गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा और मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी जो एनर्जीज़ हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे और पूरी जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इस तरह से जो टेम्परेचर है तमाम बॉडीज़ का, यानी कि हॉटर बॉडीज़ का और कोल्डर बॉडीज़ का, वो इक्वल होना शुरू हो जाएगा। तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो टेम्परेचर हैं वो एक दूसरे के इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं गैसेस और लिक्विड में, तो टेम्परेचर से हमें पता चलता है इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि गैसेस में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपको पता है कि उतनी ही ज़्यादा इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितना टेम्परेचर आप लो कर देंगे उतनी ही उनके अंदर की जो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो लूज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी, लो होती जाएगी। और सिमिलर केस है आपका लिक्विड्स में भी कि जितना ज़्यादा आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आएगी, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे, उसको पास ऑन करते जाएंगे और इस तरह से उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होगी, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाएंगी मॉलिक्यूल्स की। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो चूँकि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर द सॉलिड आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जस्ट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के तौर पे एक्ट करेगा, उसको इंक्रीज़ करेगा। जबकि हमारी जो गैसेस हैं और हमारे जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी उनके एक्ट करेगा। सॉलिड में क्या है, यही डिफरेंस आ जाता है कि लिक्विड्स और गैसेस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि सॉलिड्स के अंदर उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर। तो इस बात को माइंड में रखते हुए जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसके हमारा उसका जो उसके अंदर जो हमारा हमने उसके अलावा जो बात की थी एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर की, उसको हम लोग इनके साथ आपस में जो है कंबाइन कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर टेम्परेचर जिस वक्त जो मॉलिक्यूलर मोशन सीज़ हो जाए, यानी कि बिल्कुल स्टॉप हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ना होने के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है और ये अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ हद तक जो है वो एनर्जीज रहती हैं, वो हर वक्त रैंडम मोशन में हैं, और ऐसा जब टेम्परेचर कम करते हैं बेशक उनके अंदर की एनर्जीज कम होती हैं, उनके मोशंस में कमी आ जाती है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल स्टॉप नहीं हो सकता। इसलिए ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है या एब्सोल्यूट ज़ीरो का टेम्परेचर है वो अनअटेनेबल है, आप उसको अटेन नहीं कर सकते। हाउएवर अभी अटेम्प्ट्स की जा रही हैं कि हम लोग टेम्परेचर गैसेस का एज़ लो एज़ -10⁻⁻⁵ जो है ये इतना हम लोग 1000 तक इसको लेके जाएं।
साइंटिस्ट जो हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी कम कर रहे हैं कि उनका टेम्परेचर इस हद तक ले जाएं। ये अटैम्प्ट्स की जा रही हैं जो अभी तक माइट बी सक्सेसफुल नहीं हैं, लेकिन ये जो बात हुई थी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की, वो अभी तक अनअटेनेबल है, यानी कि अभी तक हम लोग उस हद तक नहीं पहुंच सके हैं कि हम लोग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बिल्कुल स्टॉप कर दें, बिल्कुल ज़ीरो कर दें और उसके बाद जो है फिर हम उसके बाद उसका टेम्परेचर मैयर करें। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिस पे हमने बात की है अबाउट द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम लोगों ने अपनी ये पूरी इक्वेशन को डिड्यूस किया है और उसके बाद हम लोगों ने उसकी हमने रिलेशन देखा है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और उसकी मदद से हमने इस प्रोसेस को समझने की कोशिश की है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज़ हो रही हैं और वो तब तक इंक्रीज़ होती जाती हैं जब तक कि तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज जो है वो सेम ना हो जाए। और इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उनकी एनर्जीज भी कम होंगी, उनकी मूवमेंट भी कम होगी, लेकिन आप कभी भी टेम्परेचर इतना लो नहीं कर सकते हैं कि उनकी मूवमेंट, उनकी एनर्जीज टोटली ज़ीरो हो जाए, मूवमेंट टोटली स्टॉप हो जाए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई इशू, कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।